हेलो एवरीवन, वेलकम टू नर्सिंग क्रॉनिकल्स यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम आरआरबी नर्सिंग सुपरिटेंडेंट का हम प्रीवियस ईयर 2025 का पेपर सॉल्व करने वाले। ऑलरेडी इसका हम पार्ट 1 सॉल्व कर चुके हैं। आज हम पार्ट 2 को सॉल्व करेंगे, जिसके अंदर क्वेश्चन 36 रहेगा हमारा। विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर ड्रॉप इज यूज्ड फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ स्विमर्स ईयर? स्विमर्स ईयर के ट्रीटमेंट के लिए कौन सी ईयर ड्रॉप होती है जो कि हम यूज में लेते हैं? ऑप्शन ए हाइड्रोजन पेरोक्साइड, ऑप्शन बी ग्लिसरीन, ऑप्शन सी कार्बामाइड पेरोक्साइड, ऑप्शन डी एसिटिक एसिड। राइट आंसर रहेगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन डी एसिटिक एसिड। स्विमर्स ईयर को हम ओटाइटिस एक्सटर्ना कहते हैं, मतलब कि इन्फ्लामेशन ऑफ एक्सटर्नल ईयर कैनाल। एसिटिक एसिड ईयर ड्रॉप स्विमर्स ईयर के ट्रीटमेंट के अंदर यूज में ली जाती है क्योंकि इसकी एंटीमाइक्रोबियल प्रॉपर्टी होती है और यह ईयर कैनाल के अंदर एसिडिक एनवायरनमेंट क्रिएट करेगी, जिसकी वजह से क्या होगा, जो बैक्टीरिया की ग्रोथ है वो इनहिबिट हो जाती है। इसीलिए स्विमर्स ईयर के अंदर हम ईयर ड्रॉप कौन सी यूज में लेंगे? एसिटिक एसिड को। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द मोस्ट वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड कनेक्टिव टिश्यू इन द बॉडी इज? बॉडी के अंदर सबसे ज्यादा वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड कनेक्टिव टिश्यू कौन सा है? ऑप्शन ए ऑसियस, ऑप्शन बी रेटिकुलर, ऑप्शन सी एडिपोस, ऑप्शन डी एरियोलर। राइट आंसर रहेगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन डी एरियोलर। एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू एक लूज कनेक्टिव टिश्यू है जो कि ह्यूमन बॉडी के अंदर वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। बॉडी के अंदर इसकी लोकेशंस की अगर बात की जाए तो आपको यह बीनीथ द स्किन, अराउंड ब्लड वेसल्स और नर्व्स भी पाया जाता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 38। हाउ मेनी किलो कैलोरीज ऑफ एनर्जी आर यील्डेड बाय कार्बोहाइड्रेट्स अपॉन मेटाबॉलिज्म? कार्बोहाइड्रेट के मेटाबॉलिज्म के बाद कितना कैलोरीज जो होता है, किलो कैलोरीज एनर्जी यील्ड होता है? ऑप्शन ए 9 किलो कैलोरी, ऑप्शन बी 5 किलो कैलोरी, ऑप्शन सी 4 किलो कैलोरी, ऑप्शन डी 2 किलो कैलोरी। राइट आंसर रहेगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन सी 4 किलो कैलोरी। हमारी बॉडी के अंदर मैक्रोन्यूट्रिएंट की बात करें तो वो 3 होते हैं, कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन। इसमें से अगर हम बात करें कार्बोहाइड्रेट की, तो जब कार्बोहाइड्रेट का मेटाबॉलिज्म होता है तो वो 4 किलो कैलोरी एनर्जी प्रोवाइड करता है और यह एनर्जी किसके लिए इसेंशियल होती है? फॉर द बॉडी फंक्शंस और फिजिकल एक्टिविटी को सपोर्ट करने के लिए इंपॉर्टेंट होती है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ड्रग्स दैट रिलीव indigestion in heartburn by neutralizing stomach acid are known as? कौन सी ऐसी ड्रग है जो कि इंडाइजेशन को रिलीव करती है, साथ ही साथ हार्टबर्न को भी रिलीव करती है, और किस तरह से रिलीव करती है? स्टमक एसिड को न्यूट्रलाइज करके। तो उस ड्रग का नाम क्या होगा? ऑप्शन ए एंटीएमेटिक्स, ऑप्शन बी एनाल्जेसिक, ऑप्शन सी एंटीपायरेटिक्स, ऑप्शन डी एंटासिड्स। राइट आंसर हमारा यहाँ पर ऑप्शन डी एंटासिड रहेगा। क्योंकि हम बात करें एंटीएमेटिक्स की, तो एंटीएमेटिक्स कब यूज में ली जाती है? टू प्रिवेंट और रिलीव नोजिया एंड वॉमिटिंग। एनाल्जेसिक की हम बात करें तो यह हमारा पेन रिलीविंग मेडिकेशन है। एंटीपायरेटिक की हम बात करें तो यह फीवर को ट्रीट करने के लिए हम यूज में लेते हैं। लेकिन जो हमारा एंटासिड होता है, एंटासिड मेडिकेशन न्यूट्रलाइज करती है स्टमक एसिड को, जिससे इंडाइजेशन, एसिडिटी और हार्टबर्न के सिम्टम्स जो होते हैं वो रिलीव होते हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। Which indicator best reflect the person-centeredness of healthcare delivery? कौन सा ऐसा इंडिकेटर है जो कि बेस्ट रिफ्लेक्ट करता है पर्सन-सेंटर्डनेस ऑफ हेल्थकेयर डिलीवरी को? ऑप्शन ए पेशेंट इन्वॉल्वमेंट इन डिसीजन मेकिंग, ऑप्शन बी टेक्नोलॉजी अवेलेबिलिटी, ऑप्शन सी नंबर ऑफ हेल्थकेयर प्रोवाइडर्स, ऑप्शन डी फैसिलिटी ऑपरेटिंग आवर्स। राइट आंसर हमारा यहाँ पर ऑप्शन ए रहेगा। डिसीजन मेकिंग के अंदर जो पेशेंट का इन्वॉल्वमेंट होता है वो बेस्ट रिफ्लेक्ट करता है पर्सन सेंटर्डनेस ऑफ हेल्थ केयर डिलीवरी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द माइक्रोब्स दैट कैन पीएच बिलो 5 आर नोन एज? जो माइक्रोब्स पीएच अगर 5 से कम है वहां पर भी ग्रो करते तो उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन ए एल्केफिलिस, ऑप्शन बी मेसोफिल्स, ऑप्शन सी एसिडोफिल्स, ऑप्शन डी हेलोफिल्स। राइट आंसर रहेगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन सी एसिडोफिल्स। एसिडोफिल्स माइक्रो ऑर्गेनिज्म एसिडिक एनवायरनमेंट के अंदर ग्रो कर सकते हैं। इनके अंदर एक स्पेशलाइज्ड सेल्युलर मैकेनिज्म होता है टू मेंटेन देयर इंटरनल टेम्परेचर। इसीलिए यहाँ पर राइट आंसर हमारा ऑप्शन सी रहेगा, क्योंकि एसिडोफिल्स हमारा बिलो 5 pH यानी कि एसिडिक एनवायरनमेंट के अंदर भी ग्रो कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा, हु फर्स्ट डेवलप्ड द इलेक्ट्रॉन माइक्रो ऑर्गेनिज्म? फर्स्ट इलेक्ट्रॉन माइक्रो ऑर्गेनिज्म किसने डेवलप किया था?
ऑप्शन ए रॉबर्ट फेल्गन 1955, ऑप्शन बी मैग्रोनवाल्ड 1902, ऑप्शन सी रस्का एंड नॉल 1931, ऑप्शन डी विलियम लिशमैन 1926। राइट आंसर रहेगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन सी रुस्का एंड नॉल 1931 यहाँ पर राइट आंसर है फॉर डेवलपमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन माइक्रो ऑर्गेनिज्म फर्स्ट। नेक्स्ट रहेगा हमारा द कंडीशन व्हेन द मेम्ब्रेन्स आर रप्चर्ड बिफोर ऑनसेट ऑफ लेबर इज कॉल्ड। बिफोर ऑनसेट ऑफ लेबर अगर मेम्ब्रेन रप्चर हो जाती है तो उस कंडीशन को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए लेट रप्चर, ऑप्शन बी अर्ली रप्चर, ऑप्शन सी स्पॉन्टेनियस रप्चर, ऑप्शन डी प्रीमेच्योर रप्चर। राइट आंसर रहेगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन डी प्रीमेच्योर रप्चर। लेट रप्चर की अगर हम बात करें तो ऑप्स के अंदर लेट रप्चर नाम की कोई टर्म नहीं होती है। नेक्स्ट आएगा हमारा अर्ली रप्चर। अर्ली रप्चर भी ऑब्स्टेट्रिक के अंदर यूज में नहीं लिया जाता है, यहाँ पर प्रीमेच्योर रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन टर्म यूज में आती है। स्पॉन्टेनियस रप्चर की अगर हम बात करें तो इसका मतलब होता है नेचुरल ब्रेकिंग ऑफ द एमनियोटिक सैक ड्यूरिंग एक्टिव लेबर। और प्रीमेच्योर लेबर जो कि हमारा राइट आंसर है, मेम्ब्रेन अगर बिफोर द ऑनसेट ऑफ द लेबर रप्चर हो जाती है तो उसे हम प्रीमेच्योर रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा व्हेन ए पेशेंट्स कैंसर इज क्लासिफाइड एज T1N0M0 व्हाट डज इट इंडिकेट। यहाँ पर हमें बताया गया है कि पेशेंट का जो कैंसर है अगर उसे क्लासिफाइड किया जाता है T1N0M0 से तो यह क्या इंडिकेट करता है? ऑप्शन ए लार्ज प्राइमरी ट्यूमर विथ एक्सटेंसिव लिम्फ नोड इन्वॉल्वमेंट एंड मेटास्टेसिस, ऑप्शन बी स्मॉल प्राइमरी ट्यूमर विथ एक्सटेंसिव लिम्फ नोड इन्वॉल्वमेंट बट नो मेटास्टेसिस, ऑप्शन सी नो प्राइमरी ट्यूमर बट पॉजिटिव लिम्फ नोड्स एंड मेटास्टेसिस, ऑप्शन डी स्मॉल प्राइमरी ट्यूमर विथ नो लिम्फ नोड इन्वॉल्वमेंट एंड नो मेटास्टेसिस। राइट आंसर है हमारा यहाँ पर ऑप्शन डी T1। T मतलब होता है ट्यूमर और T1 है मतलब यह इंडिकेट कर रहा है कि यहाँ पर स्मॉल ट्यूमर प्रेजेंट है। N इंडिकेट करता है हमें नोड्स को, यानी कि N0 का मतलब है कोई भी लिम्फ नोड का इन्वॉल्वमेंट नहीं है। उसी तरह से हम बात करेंगे M की। M का मतलब मेटास्टेसिस और M0 मतलब किसी भी तरह का मेटास्टेसिस नहीं है, इसीलिए राइट आंसर हमारा ऑप्शन डी रहेगा स्मॉल प्राइमरी ट्यूमर, नो लिम्फ नोड इन्वॉल्वमेंट एंड नो मेटास्टेसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा ड्यूरिंग क्राइसिस इंटरवेंशन द साइकेट्रिक नर्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर। जब हमारा क्राइसिस इंटरवेंशन होता है तब साइकेट्रिक नर्स का किस चीज में रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है? ऑप्शन ए अवॉइडिंग डायरेक्ट इंटरेक्शन विद द पेशेंट, ऑप्शन बी प्रोवाइडिंग इमीडिएट सपोर्ट एंड डी एस्कल्टेशन टेक्निक्स, ऑप्शन सी इमीडिएटली सिडेटिंग द पेशेंट, ऑप्शन डी ट्रांसफरिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी टू अदर स्टाफ। राइट आंसर हमारा ऑप्शन बी रहेगा प्रोवाइडिंग इमीडिएट सपोर्ट एंड डी एस्कल्टेशन टेक्निक्स। अगर हम बात करते हैं क्राइसिस इंटरवेंशन की तो उसके अंदर डायरेक्ट इंटरेक्शन को अवॉइड करना, साथ ही साथ सिडेशन और फिर ट्रांसफर कर देना रिस्पॉन्सिबिलिटी को टू अदर स्टाफ, यह इनएप्रोप्रिएट मेजर रहेंगे। एज ए साइकेट्रिक नर्स जो रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी वो रहेगी हमें इमीडिएट प्रोवाइड करना है सपोर्ट को, साथ ही साथ डी एस्कल्टेशन टेक्निक्स भी यूज करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा विच रिप्रोडक्टिव ऑप्शन अलाउ फॉर जेनेटिक टेस्टिंग ऑफ एम्ब्रियोज बिफोर इम्प्लांटेशन। निम्न में से हमारा कौन सा ऐसा ऑप्शन है रिप्रोडक्टिव जो कि अलाउ करता है जेनेटिक टेस्टिंग ऑफ एम्ब्रियोज बिफोर इम्प्लांटेशन को? ऑप्शन ए कॉरियनिक विलस सैंपलिंग, ऑप्शन बी इन विट्रो फर्टिलाइजेशन विथ PGT, ऑप्शन बी एमनियोसिंथेसिस, ऑप्शन डी नॉन इन्वेसिव प्रीनेटल टेस्टिंग। राइट आंसर रहेगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन बी इन विट्रो फर्टिलाइजेशन विथ PGT। जैसा कि यहाँ इसके नाम के ही अंदर इंडिकेट है, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन कॉम्बाइंड रहता है अगर PGT के साथ में। PGT का मतलब है प्री इम्प्लांटेशन जेनेटिक टेस्टिंग। अगर आपको इसका फुल फॉर्म आता होगा तो भी आपको आंसर करना इजी हो जाएगा। जैसा कि प्री इम्प्लांटेशन जेनेटिक टेस्टिंग नाम के अंदर ही इंडिकेट कर रहा है कि यह अलाउ करता है जेनेटिक टेस्टिंग ऑफ एम्ब्रियोज बिफोर इम्प्लांटेशन इन द यूट्रस। हमारा ए पर्सन हु हार्बोर्स द माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऑफ अ डिजीज and excrete them without self suffering from symptom is called। यहाँ पर हमसे पूछा गया है कि एक पर्सन है जो कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऑफ डिजीज को कैरी कर रहा है, लेकिन यहाँ पर जो है वो एक्सक्रीट करता है विदाउट सेल्फ सफरिंग, मतलब कि उसके खुद के अंदर कोई सिम्टम्स नहीं आते हैं लेकिन वो दूसरों को जो होता है एक्सक्रीट कर सकता है, तो उसे क्या कहेंगे? ऑप्शन ए होस्ट, ऑप्शन बी करियर, ऑप्शन सी एजेंट, ऑप्शन डी रिजर्वायर। राइट आंसर रहेगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन बी करियर। करियर ट्रांसमिट करता है पैथोजन को दूसरों में जिससे इंफेक्टियस डिजीज होती है।
चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। In atherosclerosis, the fatty substances block and narrow the coronary blood vessels. In which among the following layer of coronary blood vessels gets blocked and narrowed by fatty substances in atherosclerosis? हमें यहाँ पर पहले तो बताया गया कि एथेरोस्क्लेरोसिस जो होती है उसके अंदर क्या होता है, फैटी सब्सटेंसेस डिपॉजिट होने की वजह से जो कोरोनरी ब्लड वेसल होती है वो ब्लॉक और नैरो हो जाती है। अब हमें यह पूछा गया कि यहाँ पर जो ये फैटी सब्सटेंसेस डिपॉजिट होते हैं वो कोरोनरी ब्लड वेसल्स की कौन सी लेयर के अंदर होते हैं, उस लेयर का नाम पूछा गया है। ऑप्शन ए ट्यूनिका मीडिया, ऑप्शन बी ट्यूनिका एडवेंटिशिया, ऑप्शन सी ट्यूनिका इंटीमा, ऑप्शन डी ट्यूनिका म्यूकोसा। राइट आंसर है हमारा यहाँ पर ऑप्शन सी ट्यूनिका इंटीमा। ट्यूनिका इंटीमा इनरमोस्ट लेयर होती है ब्लड वेसल की। एथेरोस्क्लेरोसिस की कंडीशन के अंदर फैटी सब्सटेंसेस जो होते हैं वो एक्यूमुलेट होते हैं ट्यूनिका इंटीमा के अंदर ही, जिससे क्या होगा, ब्लड फ्लो रेड्यूस हो जाता है और कार्डियोवास्कुलर डिजीज का रिस्क इंक्रीज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाउ मेनी साइकिल्स ऑफ सीपीआर टू बी गिवन followed by one shock if the victim has a shockable rhythm while providing advanced life support in cardiac arrest. कार्डियक अरेस्ट के अंदर जब हम प्रोवाइड कर रहे हैं एडवांस लाइफ सपोर्ट, वहां डिफिब्रिलेटर से एक शॉक दे दिया है और उसके बाद हमें शॉकेबल रिदम जो है उस विक्टिम के अंदर देखने को मिल रही है, तो इसको हम कौन से ऐसे कितने साइकिल्स होंगे सीपीआर के जिसके द्वारा हम फॉलोड करेंगे? ऑप्शन ए 5, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 2, ऑप्शन डी 4। राइट आंसर रहेगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन ए 5। अगर डिफिब्रिलेटर से अगर हमने एक बार शॉक दिया है और उसके बाद हमने कंफर्म किया है कि शॉकेबल रिदम है, तो इमीडिएटली हमें 5 साइकिल्स ऑफ सीपीआर को फॉलो करना है। और 5 साइकिल ऑफ सीपीआर देने के पीछे रीजन ये है कि हम इंश्योर कर सकते हैं एडिक्वेट ऑक्सीजनेशन और ब्लड सर्कुलेशन को, और हाई क्वालिटी सीपीआर हमने अगर प्रोवाइड किया वहां पर 5 साइकिल के अंदर, तो इससे हमारा सर्वाइवल रेट भी इंप्रूव होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेम द टेस्ट एम्प्लॉयड टू चेक द प्योरिटी ऑफ बटर थ्रू द एस्टिमेशन ऑफ वॉलेटाइल फैटी एसिड। हमें यहाँ पर क्लियरली पूछा गया है कि हमें अगर प्योरिटी ऑफ बटर को चेक करना होगा तो हम कौन सा टेस्ट करेंगे? ऑप्शन ए रिचार्ड मिजल नंबर, ऑप्शन बी आयोडीन नंबर, ऑप्शन सी सैपोनिफिकेशन नंबर, ऑप्शन डी एसिड नंबर। राइट आंसर रहेगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन ए रिचार्ड मिजल नंबर। यह टेस्ट स्पेसिफिकली यूज किया जाता है टू डिटरमाइन द प्योरिटी ऑफ बटर। अगर यहाँ पर रिचार्ड मिसेल नंबर जो है हाई है तो यह इंडिकेट करता है कि बटर का जो क्वालिटी है वो काफी अच्छा है, लेकिन वहीं अगर हमारे पास यह आरएम नंबर जो होगा वो कम है तो यह हमें सजेस्ट करता है कि यहाँ पर एडल्ट्रेशन मतलब कि इस बटर के अंदर मिलावट प्रेजेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा, Which causative filaria agent display a nocturnal periodicity? यहाँ पर हमसे पूछा गया कि कौन सा ऐसा फाइलेरिया का एजेंट होगा जो कि नॉक्टर्नल पीरियोडिसिटी को डिस्प्ले करता है? ऑप्शन ए ब्रूगिया मेलाई, ऑप्शन बी टी पर्सिस्टेंस, ऑप्शन सी ब्रूगिया टिमोरी, ऑप्शन डी लोआ। राइट आंसर रहेगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन ए ब्रूगिया मेलाई। हमें क्वेश्चन में पूछा गया है फाइलेरिया का एजेंट और वो भी यह पूछा गया है कि डिस्प्ले करता हो नॉक्टर्नल पीरियोडिसिटी को, तो हमारा राइट आंसर यहाँ ऑप्शन ए रहेगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच लेयर ऑफ द नेजल कैविटी वार्म्स द इंस्पायर्ड एयर ड्यूरिंग इनहेलेशन? हमारे पास नेजल कैविटी का कौन सा ऐसा लेयर है जो कि ड्यूरिंग इनहेलेशन इंस्पायर्ड एयर को वार्म करता है? ऑप्शन ए बक्कोफेरिग्नो बैसिलर फेशिया, ऑप्शन बी रेस्पिरेटरी म्यूकोसा, ऑप्शन सी फेरिंगो बैसिलर फेशिया, ऑप्शन डी ऑल्फैक्टरी म्यूकोसा। राइट आंसर रहेगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन बी रेस्पिरेटरी म्यूकोसा। रेस्पिरेटरी म्यूकोसा के अंदर स्पेशलाइज्ड टिश्यू लाइनिंग होती है जो कि ड्यूरिंग इनहेलेशन इंस्पायर्ड एयर जो होती है उसको वार्म करती है, साथ ही साथ ह्यूमिडिटी और फिल्टर भी करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनिया इज ए टाइप ऑफ बैक्टीरिया। स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनिया है वो कौन से टाइप का बैक्टीरिया है? ऑप्शन ए ग्राम पॉजिटिव बैसिलाई, ऑप्शन बी ग्राम नेगेटिव बैसिलाई, ऑप्शन सी ग्राम पॉजिटिव कोकाई, ऑप्शन डी ग्राम नेगेटिव कोकाई। राइट आंसर है हमारा यहाँ पर ऑप्शन सी ग्राम पॉजिटिव कोकाई। स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनिया जो है वो हमारा ग्राम पॉजिटिव कोकाई है क्योंकि इसका शेप जो होता है वो स्फेरिकल शेप होता है। चलिए बढ़ते की तरफ। The recommended dietary allowances for folic acid during pregnancy is, during pregnancy recommended dietary allowance जो होता है folic acid का कितना होता है? ऑप्शन ए 400 mcg, ऑप्शन बी 500 mcg,
ऑप्शन सी 600 mcg, ऑप्शन डी 300 mcg। राइट आंसर है हमारा यहाँ पर ऑप्शन सी 600 mcg। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी वुमेन को फॉलिक एसिड लेने के लिए कहा जाता है। उसका रीजन होता है टू प्रिवेंट न्यूरल डिफेक्ट इन बेबी। इसी के साथ ही फॉलिक एसिड जो होता है वो ओवरऑल प्रेगनेंसी हेल्थ को भी सपोर्ट करता है। अगर हम बात करते हैं वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO की, तो WHO के द्वारा फॉलिक एसिड का 600 mcg रिकमेंडेशन दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इंक्रीज्ड गैप जंक्शंस इन द मायोमेट्रियम कंट्रीब्यूट टू। मायोमेट्रियम के अंदर गैप जंक्शंस अगर इंक्रीज होता है तो यह किस चीज के अंदर कंट्रीब्यूट करता है? ऑप्शन ए डिक्रीज्ड यूटेराइन सेंसिटिविटी टू ऑक्सीटोसिन, ऑप्शन बी सर्वाइकल रिजिडिटी, ऑप्शन सी सिंक्रोनाइज्ड एंड कोऑर्डिनेटेड यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शंस, ऑप्शन डी प्रोलॉन्ग्ड लेबर। राइट आंसर रहेगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन सी सिंक्रोनाइज्ड एंड कोऑर्डिनेटेड यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन। लेटर स्टेज ऑफ प्रेगनेंसी के अंदर गैप जंक्शन इंक्रीज होता है जो कि कंट्रीब्यूट करता है सिंक्रोनाइज्ड और कोऑर्डिनेटेड यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन में, और यह जरूरी भी होता है इफेक्टिव लेबर और डिलीवरी के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन एन इंडिविजुअल ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस इन्फेक्ट्स सेल इन द इम्यून सिस्टम। HIV वायरस जो होता है वो हमारी इम्यून सिस्टम की कौन सी सेल को इन्फेक्ट करता है? ऑप्शन ए मोनोसाइट्स, ऑप्शन बी डेंड्राइटिक सेल्स, ऑप्शन सी मास्ट सेल्स, ऑप्शन डी टी हेल्पर सेल्स। राइट आंसर रहेगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन डी टी हेल्पर सेल। टी हेल्पर सेल कंपोनेंट है हमारे इम्यून सिस्टम का, और HIV इन्हीं टी हेल्पर सेल यानी कि CD4 सेल को टारगेट और इन्फेक्टेड करता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इफ ए मदर हैज गेस्टेशनल डायबिटीज देयर इज अ रिस्क ऑफ डेवलपमेंट ऑफ फिटल। अगर मदर के अंदर गेस्टेशनल डायबिटीज प्रेजेंट है तो यहाँ पर फिटल के अंदर कौन सा रिस्क रहेगा? ऑप्शन ए इंट्रायूटेराइन ग्रोथ रिटार्डेशन, ऑप्शन बी मैक्रोसोमिया, ऑप्शन सी इंट्रायूटेराइन डेथ, ऑप्शन डी स्मॉल गेस्टेशनल बेबी। राइट आंसर है हमारे यहाँ पर ऑप्शन बी मैक्रोसोमिया। गेस्टेशनल डायबिटीज के अंदर क्या होता है? हाई लेवल ऑफ ग्लूकोज अवेलेबल होता है फिटस के पास, जो कि स्टिमुलेट करता है एक्सेसिव ग्रोथ को। इसीलिए गेस्टेशनल डायबिटीज के केस के अंदर मैक्रोसोमिया का रिस्क जो होता है वो फिटल के अंदर डेवलप होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा, द पेशेंट विथ फॉलोइंग डिजीज कंडीशन द ड्रग इटोमिडेट इज आइडियली यूज्ड फॉर जनरल एनेस्थीसिया। ऐसी कौन सी डिजीज कंडीशन है जिसके अंदर की हम जनरल एनेस्थीसिया के लिए इटोमिडेट जो होती है वो आइडियल मानते हैं? ऑप्शन ए कार्डियोवास्कुलर प्रॉब्लम्स, ऑप्शन बी न्यूरो प्रॉब्लम्स, ऑप्शन सी गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल प्रॉब्लम, ऑप्शन डी ऑर्थो प्रॉब्लम्स। राइट आंसर है हमारा यहाँ पर ऑप्शन ए कार्डियोवास्कुलर प्रॉब्लम। इटोमिडेट जो है हमारा एक IV एनेस्थेटिक एजेंट होता है। इसका हार्ट रेट, ब्लड प्रेशर और कार्डियक आउटपुट पर मिनिमल इफेक्ट होता है। इसीलिए जिन पेशेंट्स के अंदर हमारी कार्डियोवास्कुलर प्रॉब्लम्स प्रेजेंट होती हैं वहां पर हम जनरल एनेस्थीसिया के लिए जो मेडिकेशन यूज में लेते हैं वो होती है हमारी इटोमिडेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द साइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ हेपेटाइटिस बी वैक्सीन टू न्यूबॉर्न इज। न्यूबॉर्न के अंदर हेपेटाइटिस बी वैक्सीन एडमिनिस्टर करने के लिए कौन से साइट यूज में लेते हैं? ऑप्शन ए एंटेरोलेटरल एस्पेक्ट ऑफ मिड थाई, ऑप्शन बी लेफ्ट अपर आर्म, ऑप्शन सी लेटरल एस्पेक्ट ऑफ मिड थाई, ऑप्शन डी राइट अपर आर्म। राइट आंसर रहेगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन ए एंटेरोलेटरल एस्पेक्ट ऑफ मिड थाई। एंटेरोलेटरल एस्पेक्ट ऑफ मिड थाई जो होती है वो वेल डेवलप्ड होती है न्यूबॉर्न के अंदर। यहाँ पर लार्ज और सेफ मसल मास प्रोवाइड करता है फॉर IM इंजेक्शन, और इसी के साथ ही इस लोकेशन पर नर्व और ब्लड वेसल्स की इंजरी का रिस्क भी कम होता है। इसीलिए हम एंटेरोलेटरल एस्पेक्ट ऑफ मिड थाई को यूज में लेते हैं हेपेटाइटिस बी वैक्सीन के लिए इन न्यूबॉर्न। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा, a concentrated solution of sugar containing the drug to mask the bitter taste of the drug is called option A mixture, option B syrup, option C suspension, option D emulsion। राइट आंसर रहेगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन बी सिरप। सिरप के अंदर कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन होता है शुगर का, जो कि ड्रग की बिटरनेस यानी कि कड़वाहट को कम ही करता है, साथ ही साथ यह प्रिजर्वेटिव की तरह भी एक्ट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा, इन विच फेज ऑफ वुंड हीलिंग द वुंड अपीयर्स पिंक एंड वेस्कुलर। वुंड हीलिंग की कौन सी फेज होती है जिसके अंदर की वुंड जो होता है वो पिंक और वेस्कुलर अपीयर होता है? ऑप्शन ए ग्रेन्युलेशन फेज, ऑप्शन बी इनिशियल फेज, ऑप्शन सी स्कार कॉन्ट्रैक्शन फेज, ऑप्शन डी मैच्योरेशन फेज। राइट आंसर रहेगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन ए ग्रेन्युलेशन फेज। स्टेजेस ऑफ वुंड हीलिंग की बात करें तो इनिशियली इन्फ्लामेटरी फेज होती है और उसके बाद ग्रेन्युलेशन फेज आती है।
ग्रेन्युलेशन फेज के अंदर क्या होता है, जो वुंड होता है उसके अपीयरेंस की बात करें तो वो पिंक और वेस्कुलर अपीयर होता है, और यह किस रीजन से होता है, ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ न्यू ब्लड वेसल। इंजरी जब भी होती है उसके 3 to 5 डेज के बाद में ही ग्रेन्युलेशन फेज स्टार्ट हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा, व्हाट लीगल प्रिपरेशन डन फॉर ए पेशेंट हु इज अंडरगोइंग सर्जरी रिलेटेड टू फ्रैक्चर। यहाँ पर एक पेशेंट का फ्रैक्चर का सर्जरी हो रहा है, तो इस पेशेंट के अंदर हम लीगल प्रिपरेशन के अंदर क्या करेंगे। ऑप्शन ए, साइंड इन्फॉर्म्ड कंसेंट। ऑप्शन बी, रिलेटिव प्रेजेंट ड्यूरिंग सर्जरी। ऑप्शन सी, हॉस्पिटल फी पेड। ऑप्शन डी, ब्लड इज रेडी फॉर इमरजेंसी। राइट आंसर रहेगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन ए, साइंड इन्फॉर्म्ड कंसेंट। साइंड इन्फॉर्म्ड कंसेंट एक लीगल और इथिकल रिक्वायरमेंट होती है बिफोर एनी सर्जिकल प्रोसीजर। यह हमें इंश्योर करता है कि पेशेंट जो है वो फुली इन्फॉर्म्ड किया गया है अबाउट द नेचर ऑफ द सर्जरी, लाइक रिस्क क्या है, बेनिफिट्स क्या है, कॉम्प्लिकेशंस क्या हो सकते हैं, एक्सेट्रा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए सिम्टम ऑफ शॉक। निम्न में से कौन सा हमारा शॉक का सिम्टम है। ऑप्शन ए, इंक्रीज्ड एनर्जी। ऑप्शन बी, रैपिड ब्रीदिंग एंड वीक पल्स। ऑप्शन सी, वार्म ड्राई स्किन। ऑप्शन डी, हाई ब्लड प्रेशर। राइट आंसर रहेगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन बी, रैपिड ब्रीदिंग एंड वीक पल्स। शॉक की कंडीशन के अंदर क्या होता है, ब्लड फ्लो इनफ नहीं होता है, साथ ही साथ इनसफिशिएंट ऑक्सीजन होती है। इन दोनों ही रीजन से हमें 2 हॉलमार्क के सिम्टम्स देखने को मिलते हैं, एक तो होता है रैपिड ब्रीदिंग और दूसरा होता है वीक पल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा, what type of sampling will be applicable when the population consists of units rather than individuals। हमें यहाँ पर पूछा गया है कि कौन सी टाइप की ऐसी सैम्पलिंग होती है जो कि एप्लीकेबल होती है जहां पर की पॉपुलेशन इंडिविजुअल्स में नहीं बल्कि यूनिट्स के अंदर कंसिस्ट होती है। ऑप्शन ए, कन्वीनियंट। ऑप्शन बी, मल्टी स्टेज। ऑप्शन सी, सिंपल रैंडम। ऑप्शन डी, क्वार्टा सैम्पलिंग। राइट आंसर रहेगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन डी, क्वार्टा सैम्पलिंग। जहां पर भी पॉपुलेशन यूनिट में प्रेजेंट है ना कि इंडिविजुअल्स में, तो वहां पर हम क्वार्टा सैम्पलिंग यूज में लेते हैं। क्वार्टा सैम्पलिंग जो होती है वो एक नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग टेक्निक है जिसके अंदर की पॉपुलेशन को किसी स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक के बेस पर ग्रुप्स के अंदर डिवाइड किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ए क्लाइंट विथ ए मायोकार्डियल इंफार्क्शन डेवलप्स रैपिड हार्ट रेट, डिफिकल्टी ब्रीदिंग एंड कफ्स अप पिंक फ्रोदी स्पुटम, व्हाट लंग साउंड वुड द नर्स लाइकली हियर। यहाँ पर एक क्लाइंट है हमारे पास मायोकार्डियल इंफार्क्शन वाला। इस क्लाइंट के अंदर डेवलप हो रहा है रैपिड हार्ट रेट, डिफिकल्टी ब्रीदिंग, साथ ही साथ जो कफ अप हो रहा है वो पिंक और फ्रोदी स्पुटम है। तो यहाँ पर कौन से टाइप का लंग साउंड हमें सुनने को मिलेगा। ऑप्शन ए, क्रैकल्स। ऑप्शन बी, रोंकाई। ऑप्शन सी, क्विक ब्रेथ साउंड। ऑप्शन डी, स्ट्राइडर। राइट आंसर है हमारा यहाँ पर ऑप्शन ए, क्रैकल्स। जैसा कि आप यहाँ पर क्वेश्चन के अंदर देख रहे हैं, जो हमें यहाँ पर कंडीशंस दी गई है, यहाँ पर हमें बताया गया कि रैपिड हार्ट रेट डेवलप हो रहा है, डिफिकल्टी ब्रीथिंग है, पिंक और फ्रोदी स्पुटम है। यह सारी चीजें हमें इंडिकेट कर रही है कि यहाँ पर पल्मोनरी एडिमा प्रेजेंट हो सकता है। और इस कंडीशन के अंदर हम लंग साउंड की बात करते हैं तो वहां पर हमें क्रैकल्स लंग साउंड देखने को मिलेगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। Portion of the labia minora fuses across the midline to form a fold of skin called, जो लेबिया माइनोरा का लोअर पोर्शन होता है वो फ्यूज हो जाता है अक्रॉस द मिड लाइन और एक फोल्ड ऑफ स्किन को बनाता है, तो वो क्या कहलाता है। ऑप्शन ए, फॉर्जेट। ऑप्शन बी, स्मॉल लिप्स। ऑप्शन सी, प्रिपियस। ऑप्शन डी, फ्रेनुलम। राइट आंसर है हमारा यहाँ पर ऑप्शन ए, फॉर्जेट। फॉर्जेट एक थिन डेलिकेट फोल्ड होता है टिश्यूज का, जो कि पोस्टीरियर जंक्शन ऑफ लेबिया माइनोरा पर लोकेटेड होता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। The rationale behind not boiling enamel wear for longer period is, enamel wear जो होते उसे हम longer period के लिए boil नहीं करते हैं, इसके पीछे rationale क्या है। It becomes so hot to touch. Option B, color fades. Option C, shape changes. Option D, it get chipped off. राइट आंसर है हमारा यहाँ पर ऑप्शन डी, यानी कि इट गेट चिप्ड ऑफ। मेटल्स के जो आइटम होते हैं उस पर इनेमल की कोटिंग होती है और वो इनेमल वियर कहलाता है। इनेमल को अगर हम हाई टेम्परेचर पर एक्सपोज कर दे तो वो टूटने लगता है, इसीलिए हम एडवाइस करते हैं कि इनेमल वियर को ज्यादा ड्यूरेशन के लिए आपको बॉयल नहीं करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन ए पेशेंट अराइव्स टू द हॉस्पिटल फॉर रूटीन एडमिशन द नर्स मस्ट फर्स्ट डू द फॉलोइंग। जब भी कोई पेशेंट रूटीन एडमिशन के लिए हॉस्पिटल में आता है तो यहाँ पर सबसे फर्स्ट नर्स क्या करना चाहिए। ऑप्शन ए, ब्लड फॉर लेबोरेटरी।
ऑप्शन बी कंप्लीट द एडमिशन प्रोसीजर, ऑप्शन सी टेल द रूटीन एंड पॉलिसीज ऑफ द हॉस्पिटल, ऑप्शन डी इन्फॉर्म डॉक्टर अबाउट द पेशेंट्स अराइवल। राइट आंसर है हमारा यहाँ पर ऑप्शन बी कंप्लीट द एडमिशन प्रोसीजर। जब भी कोई पेशेंट हमारे पास रूटीन एडमिशन के लिए आ रहा है तो नर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है टू कंप्लीट द एडमिशन प्रोसीजर। इसमें नेसेसरी इंफॉर्मेशन को ऑर्गेनाइज और डॉक्यूमेंट किया जाता है टू प्रोवाइड सेफ एंड इफेक्टिव केयर। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इन स्टेज 3 हाइपोवोलेमिक शॉक द पेशेंट विल हैव ब्लड लॉस ऑफ। हाइपोवोलेमिक शॉक का जो स्टेज 3 होता है उसके अंदर कितना परसेंटेज ब्लड लॉस होता है? ऑप्शन ए 30 to 40%, ऑप्शन बी 10 to 20%, ऑप्शन सी 40 to 50%, ऑप्शन डी 20 to 30%। राइट आंसर है हमारा यहाँ पर ऑप्शन ए 30 to 40%। हाइपोवोलेमिक शॉक की 4 स्टेजेस होती है। जो स्टेज 1 होती है उसके अंदर ब्लड लॉस जो होता है वो लेस देन 15% होता है। सेकेंड स्टेज के अंदर 15 से लेकर 30% लॉस होता है। स्टेज 3 जो हमें क्वेश्चन में पूछी गई है उसके अंदर ब्लड लॉस 30 से लेकर 40% के बीच में होता है और स्टेज 4 के अंदर मोर देन 40% होता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट रहेगा हमारा विच नर्व इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एडक्टर मसल ऑफ थाई एंड स्किन ऑफ मीडियल एस्पेक्ट ऑफ थाई। कौन सी ऐसी मसल है जो कि रिस्पॉन्सिबल होती है फॉर एडक्टर मसल ऑफ थाई और स्किन ऑफ मीडियल एस्पेक्ट ऑफ थाई के लिए? ऑप्शन ए इलियो हाइपोगैस्ट्रिक नर्व, ऑप्शन बी फ्रेनिक नर्व, ऑप्शन सी ऑब्चुरेटर नर्व, ऑप्शन डी है हमारा मस्कुलो क्यूटेनियस नर्व। राइट आंसर हमारा ऑप्शन सी रहेगा ऑब्चुरेटर नर्व। ऑब्चुरेटर नर्व का क्रूशियल रोल होता है इन द मूवमेंट ऑफ द थाई एंड सेंसरी परसेप्शन इन द मीडियल रीजन।